हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तक अपने वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया है। एनर्जी किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्या फॉर्मूला है, क्या कैटेगराइजेशन है, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, फिर उसका प्रूफ और उसके एप्लीकेशंस को हम लोग लर्न करने वाले हैं। So let me write the statement. Statement is very simple. It says, अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसा आप लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is equal to change in kinetic energy of the system. What that means, इसकी मीनिंग को अगर डिस्क्राइब करें तो ये कहना चाह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम। सो कोई एक सिस्टम आप कंसिडर करते हैं, लेट्स से दिस इज अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम हैज़ मे बी हैविंग सो मैनी पार्टिकल्स। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं और एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है। सो दैट इज़ योर सिस्टम। और इस सिस्टम में कुछ डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह होंगे, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा, फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। तो फोर्सेस एक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फिर वर्क डन होने वाला है। और जब कभी वर्क डन होगा तो हम सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जिसको हम लोग सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट इज़ नेट वर्क डन। तो ये जो नेट वर्क डन आएगा, इसकी वैल्यू आती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ दैट सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ दैट सिस्टम। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये स्टेटमेंट किस तरह से आता है, यानी इसका प्रूफ क्या है, वो हम लोग वॉच करेंगे। और वॉच करने से पहले अपने को ये समझना है कि ये स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है। फिर से मैं बोल देता हूँ, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगा, पहला तो ये रिक्वायरमेंट आएगा कि वी नीड टू आइडेंटिफाई फोर्सेज, किसी भी सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल दी फोर्सेज, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। फिर हम सभी फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एक्सप्रेशन F.dr। किसी भी फोर्स का वर्क डन इस तरह से निकालते हैं, सभी फोर्सेस का वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस का वर्क डन आपको ऑलरेडी पता है, उसका फॉर्मूला, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड में ये स्टेटमेंट लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको पता चल गया। राइट हैंड साइड के लिए क्या करने की ज़रूरत है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हमको ये देखना होगा कौन कौन से पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको लिखने के लिए लिखना होगा हाफ मास फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल है, तो बहुत से पार्टिकल है तो सभी की काइनेटिक एनर्जीज का स्क्वायर करेंगे। फिर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखना होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटीज़ आपको पकड़ना होगा, उससे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। जो भी अननोन क्वांटिटी होगी इस इक्वेशन से वो अपने को पता चल जाएगी, राइट। ये वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और ये जो इसका जो पावर है वो आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वी डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। सो इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन मैकेनिक्स यू कैन अप्लाई दिस, इनफैक्ट लेटर ऑन वी कैन अप्लाई दिस एज वेल, जहाँ पर हम और भी एनर्जीज को इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखेंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेटमेंट को एक छोटे से एग्जांपल से अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और फिर सभी क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली सेम वे पे अप्लाई करने वाले हो। एग्जांपल जैसे मैं एक पिक करता है कि लेट से अपने पास एक फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, और ये ब्लॉक आप बोल लीजिए, इसको आपने वेलोसिटी दे दिया है, यू वेलोसिटी दे दिया है, और ये एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू है। सो दिस म्यू इज़ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ दिस सरफेस, म्यू रफ सरफेस दिया गया। इसका ब्लॉक का मास आपको m गिवन है,
और अगर आप इसको किसी वेलोसिटी से दे करके रिलीज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी स्टेज पे स्टॉप कर जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। और ये क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स से भी डील कर सकते हैं एनएलएम को यूज़ करते हुए, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी डील कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है या जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है जो काइनेमेटिक्स और एनएलएम के अलावा आपको एक वे देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो पहले हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को समझते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ लेट्स से पोजीशन ए, समवेयर हियर लेट्स से दैट्स इज पोजीशन बी, ये स्टॉप करता है और ये जो डिस्टेंस है लेट्स से वो डिस्टेंस x ट्रैवल करके स्टॉप करता है। इसी x को आपको कैलकुलेट करना है। स्टॉप करता है इसका मतलब ये रेस्ट पर आया होगा, रेस्ट पर आएगा इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। और यहाँ पर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता चल जा रही है। पहले आप एक सिस्टम डिसाइड करेंगे, अपने सिस्टम में क्या है, आप ऐसा बोलो कि अपने पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में केवल और केवल ब्लॉक है, हम ब्लॉक को वॉच करना चाह रहे हैं। तो जब आप ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ब्लॉक का, तो उस सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि काउंट करना होगा अगर फोर्सेस तो हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखेंगे, एक mg दिखेगा डाउन साइड की तरफ, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा, फिर सिंस ये रफ सरफेस पे चल रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन बैक साइड लगेगा और एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बैक साइड लगेगा, काइनेटिक लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड है और ये रेस्ट पर है। तो वन अगर फॉरवर्ड जा रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, तो दूसरा उसको अपोज कराएगा, इसलिए फ्रिक्शन बैकवर्ड लगाएगा वन पर, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड आ गया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। इससे आपको ये पता चला कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वंस यू गेट टू नो कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, अब आप उनका वर्क डन निकाल सकते हो। तो हम वर्क एनर्जी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने पर और कौन कौन से पॉइंट्स पर ये इसको आप पोजीशन बिटवीन ए एंड बी और ए टू बी ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाएंगे, लेकिन किस प्रोसेस से किस प्रोसेस या किस स्टेज से किस स्टेज तक। तो स्टेज और स्टेटस ए से कंडीशन बी तक, ए कंडीशन से बी तक। तो इसलिए हम ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। और जब ये ए से बी जाता है तो ये सारे फोर्सेस है जो वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो स्टेटमेंट क्या लाएगा, वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, और नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नो, नेट फोर्सेस में फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सा वर्क आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा। दीज आर द फोर्सेज दे विल बी डूइंग और मे बी डूइंग द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। जब आपने इस तरह से लिखा, इसके बाद अब आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इनके वर्क डन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और वो इसीलिए स्टडी किया था सेपरेटली सो दैट कि उनको हम लोग डायरेक्टली कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप उसको रिकॉल करना होगा कि ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप पाओगे ग्रेविटी के वर्क डन के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। जब ये ए से बी जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसकी हाइट कितनी हुई 0। देयर इज़ नो हाइट, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप लिखोगे ये mgh होता है और h की वैल्यू 0 जा रही है, तो आप डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का इशू चल रहा है। तो आप पाओगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 हो जाएगा। कह रहे हैं डायरेक्टली यस, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, तो n इंटू एक्स इंटू कॉस 90। तो x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, n इज़ द फोर्स, और वर्क डन की डेफिनेशन से आप इसको 90 बोल सकते हो। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप देखोगे उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बैक साइड है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक, और ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज x इंटू कॉस एंगल 180 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो मास m है, वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर बेसिकली वो 0 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²). देखने में बहुत सारे टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, बट आप पाओगे कि उनमें से बहुत सारे टर्म्स 0 भी हैं। सो फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सारे जीरोज हो गए। अब इस पर आते हैं, इस वाले टर्म में cos 180 लिखा हुआ है, तो माइनस आएगा, माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ m(u²). अब देखोगे माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रखनी है, तो रख देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम इंटू जी इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू इंटू जी। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट विच इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि उसने पूछा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में चल रहा है। गुड टू नो। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ना अपना पर्पज़ इस पर क्या है, आपको ये समझना है कि हाउ टू अप्लाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है, फाइनल कंडीशन चाहिए होती है। फिर उस सिस्टम में पहले तो आपको सिस्टम डिफाइन करना होगा, फिर उस सिस्टम पे फोर्स डिसाइड करने होंगे, सभी का वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज, एंड देन राइट वर्क डन बाय ईच एंड एवरी, देन सिंप्लीफाई, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द आंसर। ना अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो काइनेमेटिक्स से भी ट्राई कर सकते हो, आपको सेम आंसर आएगा। काइनेमेटिक्स से कैसे ट्राई करेंगे, आप बोलोगे कि इसमें जो डी एक्सेलरेशन लगेगा वो बैक साइड लगेगा क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा है। इस डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो कि म्यू जी आ जाएगी, क्योंकि ये म्यू एम जी का फोर्स लग रहा है, एम से डिवाइड करोगे तो म्यू जी का डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो फिर आप लगा सकते हो कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक ही जगह माइनस वर्ड यूज़ कर लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, इससे आपको डायरेक्टली एस की वैल्यू पता चल जाएगी या फिर एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि ये आएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि काइनेमेटिक्स से जो हम लोग सॉल्व करते थे एनएलएम को यूज़ करके, उसका एक अल्टरनेट मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ईजी होता है और जल्दी हमको आंसर देता है। कई बार काइनेमेटिक्स से सॉल्व करने में कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी होती है, इसलिए इस अल्टरनेट मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम काइनेमेटिक्स से भी अपना आंसर दे सकते हैं। सो बोथ आर वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट अभी दिया है वो उसको कैसे प्रूव करते हैं, और ये प्रूफ आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको ये समझना भी चाहिए। इससे आपको डीप इंसाइट पता चलेगा हाउ दिस इज़ कमिंग। सो लेट्स से कि अपने पास एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। जब हम इस तरह से सिस्टम दिखाते हैं इसका मतलब ये दैट इज़ एनी जनरल सिस्टम, कुछ भी उसमें कई सारे ब्लॉक्स और सिंगल ब्लॉक और कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स में से बहुत सारे एलिमेंट है सिस्टम के अंदर जो पाए जाते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं हम लोग। सो दे आर सेवरल एलिमेंट्स, उनके अपने मासेस हैं और वो सब है। बहुत सारे फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। लेट्स से कपल ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, लेट्स से F1 F2 F3, सो मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग, राइट, और उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट चल रहा है और अपने को इक्वेशंस लगानी है। सो कैन बी राइट बेस्ड ऑन द वेक्टर नॉर्म्स की नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स, अगर अपने को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे नेट फोर्स आता है वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जितने भी फोर्सेस दिए होंगे सबको आपको वेक्टर सम करना होगा और आप उनको रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इफ देयर आर सो मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग। देन आफ्टर एक न्यूटन्स लॉ भी अपने पास होता है, वो कहता है कि जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, जहाँ पर टोटल मास है ऑफ द सिस्टम का। लेट्स से सिस्टम का जो टोटल मास है वो m है। सो अगर उसका टोटल मास m आता है तो हम बोलेंगे m इंटू ए वेक्टर, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हो, इसको सेकेंड रिलेशन मानते हो, तो फिर दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। जब आप इक्वेट करोगे बोथ साइड तो आपको ये पता चलेगा कि एफ नेट बराबर है, सो लेफ्ट राइट साइड विल बी इक्वल, विच सिंपली सेज कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सभी का सम टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m इज द मास ऑफ द सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द मासेस विच आर इनसाइड, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में बोथ साइड लेट से मल्टीप्लाई करते हैं डॉट फैशन में डिस्प्लेसमेंट से। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये आपके लिए अथॉरिटी होती है कि आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ साइड बाई डॉट डी आर। डॉट डी आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनने वाला है,
मैं काफ़ी डिटेल में आपको डेरिवेशन दे रहा हूँ, शॉर्ट में भी दिया जा सकता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 करते चले जाएंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको डी आर से। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये आएगा एम ए डॉट डी आर। डी आर को हम लोग राइट हैंड साइड से डॉट कर रहे हैं, तो दोनों को राइट हैंड साइड से डॉट कर दिया। ना आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर नेचर का होता है, तो इसको आप इन साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दिस विल बिकम F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर एंड सो ऑन। जितने भी फोर्सेस होंगे सभी के साथ यही स्टोरी चलेगी। इधर आते हैं मास एक्सेलरेशन की अपने पास एक डेफिनेशन होती है। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी आर। कैन वी राइट सो वी डी वी अपॉन डी आर। तो अगर हम इसको वी डी वी अपॉन डी आर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इजीली। सो उसके बेसिस पर इसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सो ये बनेगा v फॉर वेलोसिटी, और एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर फाइज है तो इसको हम v को इस तरह से लिखते हैं और फिर डी वी अपॉन डी आर लिखते हैं। सो ये बनेगा एम वी इंटू डी वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर को वेक्टर नहीं लिखते, डाउन साइड वेक्टर नहीं रहता, डी वी वेक्टर अपॉन डी आर डॉट डी आर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो इसका मतलब हुआ कि इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये बनेगा डिफरेंशियल वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, तो इसको dW1 लिखा जा सकता है, इसको dW2 लिखा जा सकता है, इसको dW3 लिखा जा सकता है, प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, ये डी आर को कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन आएगी, डी आर की डायरेक्शन वही होती है जो वी की डायरेक्शन होती है, तो आप चाहो तो इसको वी के साथ एसोसिएट कर सकते हो। So this could be written as v dot dv. Are you getting what I'm doing? dr vector can be written as dr का मैग्नीट्यूड और dr की डायरेक्शन, राइट। और dr की डायरेक्शन v के साथ मिल जाएगी, तो v वेक्टर को हम लिख सकते हैं v और v की डायरेक्शन, दैट इज dr की डायरेक्शन। सो ये v वेक्टर हो गया, तो v और dr को मिला दिया गया। आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, a डॉट b करो या b डॉट a करो तो चलता है, इसलिए मैंने v को पहले लिख दिया, dv को बाद में लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट में लिखने से अब इसको ये v और v के टर्म में आ गया है, ये सारे स्मॉल स्मॉल वर्क डन है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इफ़ यू डू दैट इंटीग्रेशन, हाउ इट इज़ गोइंग टू गो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बनेगा dW1 प्लस इंटीग्रेशन dW2 प्लस इंटीग्रेशन dW3 एंड सो ऑन is equal to integration mv dot dv, राइट। इसका मतलब हुआ कि आप इसको v डॉट dv को v dv लिख सकते हो, और ये क्या बन जाएगा, ये वर्क डन फर्स्ट बाई फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाई सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाई थर्ड फोर्स इज इक्वल टू m बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा v dv। अब आपको v इनिशियल से v फाइनल तक ले जाना होगा। जब v इनिशियल से v फाइनल तक ले जाएंगे तो आप जानते हो कि ये v स्क्वायर बाई 2 बनने वाला है, v फाइनल लगाएंगे, v इनिशियल लगाएंगे, फर्दर आप इसको लिखने वाले हैं, तो ये बनेगा m1/2 बाहर निकाल लीजिए, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको फर्दर लिखा जाए तो अपना फार्मूला प्रूफ हो जाता है या थ्योरम प्रूफ हो जाती है। हाउ? दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट मीन्स सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि सभी फोर्सेस का इंडिविजुअल वर्क इज इक्वल टू नेट वर्क डन, सो दैट बिकम्स नेट वर्क डन is equal to, this is half mv final square minus half mv initial square। फर्स्ट पार्ट को क्या बोल सकते हैं? कैन आई से दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनली दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली, so that can be written as kinetic energy finally minus kinetic energy initially। So from here this is proved that work done by all the forces or net work done is equal to change in kinetic energy of any system, so that can be applied without any condition। So this is how you can say ki this is proved, so you can say hence proved। And this proof you need to remember, so what we have done in this proof, if you look at carefully, then you'll find we started with this basic vector rule that f net is this, then we found this f equal to ma,
और फिर इसको सॉल्व किया, डॉट किया और आपको एक रिलेशन मिल गया. सो दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द केसेस. दैट मीन्स वी हैव नॉट टेकिंग एनी अजम्पशन एनीवेयर कि इस कंडीशन पर इसको ट्रू होना है. दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द केसेस. फाइन. सो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, दिस हैज़ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस इन इंटायर फिजिक्स, पर्टिकुलरली इन मैकेनिक्स. तो उस इस छोटे से स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, वो ओवर द टाइम आप वॉच करते रहेंगे. उसी से रिलेटेड एग्जांपल अभी यहाँ पे कंसीडर करते हैं और आप देखेंगे उसी को अप्लाई करके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देना स्टार्ट करने वाले हैं. सो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पिक करते हैं. आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और एक ब्लॉक है और ये ऊपर सीलिंग लगा हुआ है और आपसे पूछता है ये फाइंड मैक्सिमम elongation in spring if block is released from rest when spring was relaxed. रिलैक्स्ड का मतलब हुआ वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे था और नेचुरल लेंथ पर था. सो इट्स लाइक कि ये जो सिचुएशन है वो उसकी नेचुरल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, तो इस पर कोई इलोंगेशन और कंप्रेशन नहीं है. अब आप इसको रिलीज़ करते हो ब्लॉक को, तो आप जानते हो कि ये ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट करती है, तो इसको डाउन साइड ले जाएगा. सो हाउ द स्प्रिंग इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक, सो स्प्रिंग विल गो डाउन साइड, 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 लेट्स से इस पोजीशन तक आती है और यहाँ पर आने के बाद फिर ये ब्लॉक फर्दर नीचे नहीं जाएगा. अगर ब्लॉक फर्दर नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब है दिस इज़ द मैक्सिमम इलोंगेशन. सो इसी इलोंगेशन को हमको पता करना है कि इलोंगेशन कितना आने वाला है. नाउ ये फाइनल पोजीशन है, इसका मतलब ये इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनी मोर डाउन साइड. इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे ये पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा और पार्टिकल पहले ऐसा आएगा, इसके बाद ये वापस जाएगा. वापस क्यों जाएगा वो आपको पता चलेगा. इसके बीच ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है. सो दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन and that is also extreme position. Now equilibrium will be lying somewhere in between. Equilibrium वहाँ पर होगा जहाँ पर force balance होगा. So mid में exactly mid में आप पाएंगे, वो later on आप proof कर पाएंगे कि यहाँ पर ये equilibrium condition होगी. That will be equilibrium condition. और equilibrium पर force balance होता है. इसका मतलब हम यहाँ extreme पे force balance नहीं करेंगे वरना wrong हो जाएगा. तो अपने को क्या calculate करना है, डायरेक्टली अपनी बात करते हैं कि अपने को ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना बना है, ये वाला डिस्टेंस. अगर ये अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप इसको पोजीशन 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको पोजीशन 2 एज्यूम कर लीजिए. आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस वाज द बिगनिंग, और यहाँ तक जाने का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको 1 और 2 पर इंटरेस्ट लेना है, बाकी सारा कुछ भूल जाना है. सो हाउ द सोल्यूशन कैन बी रिटन यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो यू विल फाइंड कि इसके सोल्यूशन के लिए हम बोलेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और 1 पोजीशन से 2 पोजीशन के लिए लगाएंगे. किस पर लगाएंगे? ब्लॉक पर. सिस्टम आपका क्या रहेगा? सिस्टम इज ब्लॉक. ये मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में भी रखेंगे तब भी चलेगा. तो सबसे पहले आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, शॉर्ट में या फिर उसी में कहीं भी अलग से बना सकते हो या फिर उसी बना सकते हो. एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं. कि आपको एक फोर्स नीचे दिखेगा ग्रेविटी वाला, एक ऊपर दिखेगा स्प्रिंग वाला, इसके अलावा कोई और फोर्स नज़र आने वाला है. यू विल फाइंड कि कोई और फोर्स नहीं है. एयर को हम इग्नोर मारते हैं कि एयर के रेजिस्टेंस वगैरह भी एक्ट नहीं कर रहे हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेट वर्क डन में आपको मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स 2 पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1 पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी. नाउ जब ये 1 से 2 जाता है, 1 से 2 जाता है, तो आप पाओगे कि उस वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा. नाउ अब अगर ये स्टेटमेंट या ये फार्मूलाज आप याद रखते हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा. ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर आपका लेट्स से एक्स नॉट है, यही एक्स नॉट अपने को पता करना है. तो आप पाओगे कि ये बनेगा m इंटू जी इंटू एक्स नॉट, पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउन साइड जा रहे हैं, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स. डू यू रिमेंबर स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? हम लोगों ने बात की थी रिलैक्स पोजीशन यानी मीन पोजीशन से अगर आप अवे जाते हो तो वर्क डन निगेटिव रहता है और आप लिखते हो फाइन कुछ इस तरह से माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. यू रिमेंबर दैट.
नाउ फाइनल कितना होगा, फाइनल को हम एक्स नॉट लिखेंगे, जब ये जाएगा तो यहाँ पर एक्स नॉट का स्क्वायर आएगा। इनिशियली कितना था, एक्स इलोंगेशन 0 था। इस तरह से स्प्रिंग का वर्क डन याद रख सकते हो, और डायरेक्टली लिखना चाहो तो -12 के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी, इस सेकेंड स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये मोमेंटरली रेस्ट पर होगा, यानी वेलोसिटी 0 रही होगी तो वो 0 काइनेटिक एनर्जी होगा। इनिशियली आपने रेस्ट से रिलीज़ किया था, यू सी दैट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। So this is how the statement will become. Then after you will write it's going to be mg x naught minus half k x naught square equal to 0. From here you can calculate the value of x naught. तो आपको पता चलेगा half k x naught is equal to mg. So what the x naught is coming? X naught is coming as twice mg by k. Twice mg by k. So this is the maximum elongation. क्या है ये, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग इससे ज़्यादा इलोंगेट नहीं होने वाली है, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम में कितना इलोंगेशन आएगा, तो उसके लिए आप ये कैलकुलेट करोगे। लेट्स से कि इसको हम एक्स नॉट डैश मान लेते हैं, तो उसके भी कैलकुलेशन 1 मिनट में कर सकते हैं ताकि आप रिजल्ट याद रख सको। सो आप पाओगे कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ग्रेविटी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी बैलेंस बाई फोर्स ऑफ स्प्रिंग। आपने ऐसा पहले भी किया है। सो एट इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, इट बी राइट प्रॉपरली, एट इक्विलिब्रियम देन यू विल राइट इट एज स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग एम जी, दैट मीन्स के एक्स नॉट डैश मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो आप अगर एक्स नॉट डैश की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा एम जी बाई के, एम जी बाई के। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है, दोनों रिजल्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन कितना आएगा। आप देखोगे ये हाफ लिखा हुआ है, और ये अगर इसको एक्स नॉट मानते हैं तो इसका हाफ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एक्स नॉट डेज की जो वैल्यू है वो एक्स नॉट बाई 2 है। मीनिंग इज कि ये जो गैप जा रहा है, फर्स्ट वाला जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली एक्स नॉट बाई 2, टोटल का हाफ, तो ये भी एक्स नॉट बाई 2 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक ब्लॉक को आप रिलीज़ करते हो तो इक्विलिब्रियम के लिए जितना उसको नीचे जाना होता है एग्जैक्टली उतना फर्दर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर आता है। इस तरह से फिर इसका मोशन क्या होगा, गोइंग डाउन साइड, गोइंग अप साइड, गोइंग डाउन साइड, गोइंग अप साइड, इस तरह से मोशन करता है। बाद में आप पाओगे कि इसका एक नया नाम देंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एसएचएम। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा रहे हैं। अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए असाइनमेंट में और अदरवाइज बुक में, आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करोगे, और अगर आप वर्क डन प्रॉपर्ली लिख पाते हो, सभी का काइनेटिक एनर्जी लिख पाते हो, तो फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, वेल फाइनली देयर इज़ अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। और क्या लिखा हुआ मैं एक बार पढ़ देता हूँ सो दैट यू कैन सी कि क्या चल रहा है। इट सेज कि द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड अपोज्ड टूवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये एक स्मूथ ट्रैक है, दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है, और स्मूथ ट्रैक पर इसको आपने पुश किया है, ये जो ब्लॉक नीचे जाएगा, फिर इसको इस पर जाने के बाद इसको कंप्रेस करेगा। तो ये ब्लॉक यहाँ पर आने के बाद इसको कंप्रेस करेगा, ऐसा आपका एज्यूम करना है। एंड ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाई 50 सेंटीमीटर। ये बताया जाता है कि कितना इसको कंप्रेस कर पाता है, और आपको ये बताना है कि के की वैल्यू कितनी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, तो सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर को मार्क कीजिए। और ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने यूज़ किया है, पढ़ा है, उसी को आपको यहाँ पर अभी यूज़ करना है। सो अप्लाई दैट, गेट योर आंसर, and we will be talking about it in the next lecture. Okay, so that's all for this video lecture. Thank you everyone.